गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मध्यकालीन भारत हम लोग शुरू कर चुके हैं, उसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, सबसे पहले जाइएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। देखो, प्राचीन भारत का अगर देखना होगा तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। पूरा वीडियो प्राचीन भारत का बनाया जा चुका है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। और मध्यकालीन भारत का जो है कल परसों से शुरू हुआ है, अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि आप अगर शुरू से देखते आ रहे हैं ना, तब जाकर बेहतर तरीके से समझ आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ इतिहास कहानी की तरह, और कहानी को शुरू से यानी जड़ से पकड़ के आ रहे हो, तब जाकर बेहतर तरीके से समझ आता है। बीच बीच में आओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। तो यहाँ देखो, दिल्ली सल्तनत के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि पिछले क्लास में बताया था कि मोहम्मद गौरी जो था उसका 3 गो गुलाम था। कौन कौन? याल्दोज, कुबाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ये पिछले क्लास में बता चुका हूँ, समझ रहा है। अब उसमें से किसको शासक बना रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाकर और ये मोहम्मद गौरी चला जाता है। मोहम्मद गौरी जाता है तो रास्ते में एक आदमी उसको मार देता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत पे आता है शासन करने के लिए, तो उसके बाद बहुत सारे राजवंश आते हैं। ठीक है, तो इस पे दिल्ली सल्तनत पे लगभग 5 राजवंशों ने शासन किया। और कैसे याद करेंगे किसने शासन किया, इसका एकमात्र बेहतर तरीका याद कर लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक याद कर लो। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, ये गुलाब से पहला शासक जो हो जाएगा गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा खिलजी वंश, तीसरा जो हो जाएगा तुगलक वंश, चौथा जो हो जाएगा सैयद वंश, और पांचवा जो हो जाएगा कौन? लोदी वंश। याद कर लो, देखो कैसे कैसे। पहला गुलाम वंश, ठीक है, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा लोदी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद स से सैयद वंश और लो से लोदी वंश, यानी लास्ट में है लोदी वंश। इन 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, तो बारी बारी से सारे राजवंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में जहां तक हो पाएगा उसको पढ़ेंगे लो, फिर उसके बाद खिलजी वंश पढ़ेंगे लो, फिर तुगलक वंश पढ़ेंगे लो, फिर सैयद वंश पढ़ेंगे लो, उसके बाद लोदी वंश पढ़ेंगे लो। 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। पता है कब से कब तक शासन कर रहे हैं? 1206 से लेकर 1526 तक शासन कर रहे हैं। 1526 के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? 1526 ईस्वी में लोदी का एक शासक है इब्राहिम लोदी, और बाबर के बीच में लड़ाई होती है। उसको कहा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। उस युद्ध में लोदी का जो शासक था इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर जीत जाता है। और बाबर था कौन? ये मुगल वंश का बाप, यानी मुगल वंश का संस्थापक। समझ आ रहा है? तो यहां से 1526 के बाद कौन शुरू हो जाएगा? मुगल काल शुरू हो जाएगा, यानी मुगल वंश शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहां तक 1526 ईस्वी तक ये शासन करता है। कौन शासन करता है लोग? ये दिल्ली सल्तनत पर ये सारे राजवंश शासन करते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग को धीरे धीरे डिटेल से समझ लेना है। आज हम लोग पढ़ना है गुलाम वंश के बारे में, बाद में इन सबको धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। अब ये गुलाम वंश में जो है, गुलाम वंश में जो शासक आ रहा है, अब गुलाम वंश की स्थापना कौन कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों कर रहा है? क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही अपना अगला शासक बनाता है। ठीक है, अब इसको अगला शासक इसी को क्यों बनाता है, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, बाद में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बेहतर एक जबरदस्त कहानी है, बस समझाऊंगा, बड़ा मजेदार कहानी, आगे समझिएगा। ठीक है, तो गुलाम वंश में जो है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, इसको याद कर लेना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना कर रहा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कब से कब तक शासन किया? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, कहाँ शासन कर रहा है? तो दिल्ली में शासन कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैप से बहुत सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें तो आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैप से आप याद रखें, मैप से बहुत सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ पाती है। ठीक है, तो यहाँ मैप आपको एक छोटी सी मैप को आपको बना लेना है या क्लियर कर लेना है क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तब जाके आप बहुत बेहतर तरीका से बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। एक शॉर्टकट मैप बन गया हमारे प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ है हम लोग का, ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा, ये क्षेत्र हरियाणा वगैरह हो गया। ठीक है, हरियाणा, ये हो गया हमारी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो गया, यहाँ से राजस्थान वगैरह हो गया। ठीक है, ये हो गया दिल्ली। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? यहाँ है लाहौर, पंजाब का ही क्षेत्र है लाहौर, ये मतलब कि पाकिस्तान वाला पंजाब, ये इंडिया वाला पंजाब नहीं। ये पहले क्या था, ये भारत में ही था क्षेत्र। ये पाकिस्तान जो है पहले भारत में ही था ना, 1947 में ना अलग हुआ जी, ये तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो लाहौर जो है ना, लाहौर था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बनाया था, शासन करता था यहाँ दिल्ली में। यहाँ डी लिख देते हैं, दिल्ली में। यहाँ कहाँ शासन करता था? ये दिल्ली में शासन करता था। ये हो गया यूपी, ये हो गया बिहार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, झारखंड वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली में शासन करता था। ठीक है, और अपनी राजधानी बनाया था कहाँ पे? लाहौर में राजधानी बनाया था। ठीक है, यहीं पे इसने अपनी उपाधि क्या दी, इसकी उपाधियों को देख लेते हैं। इसने अपनी उपाधि दी मलिक की उपाधि, सूबे सलार की उपाधि, उसके बाद से लाख बख्श, कुरान खां, हातिम, ये हाबी जाबी जितने भी ये उपाधि, इस सब के बारे में समझ लेंगे। अपने आप को ये मलिक और सूबे सलार कहता था। इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा?
क्योंकि सुल्तान बनने के लिए उस समय क्या होता था ना, देखो समझो, तुर्की जो है, तुर्की जो देश है, जो यूरोप में जो तुर्की देश है, उसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तुर्की देश में खलीफा होते थे। खलीफा कौन होते थे? जितने भी मुस्लिम देश है, जितने भी मुस्लिम देश है, या उस समय के जितने भी मुस्लिम शासक वगैरह थे, उनको राजा बनने या सुल्तान बनने के लिए सबसे पहले अपने खलीफा से एक आवेदन देकर रजिस्ट्री कराना पड़ता था कि हम इस एरिया के शासक बनना चाहते हैं, कि महाराज हमको, मतलब खलीफा साहब हमको सुल्तान बनने की इजाज़त दीजिए। तो रजिस्ट्री कराना पड़ता था। ये काम जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था नहीं कराया था, इसीलिए अपने आप को ये सुल्तान नहीं करता था। जब तक आप रजिस्ट्री नहीं कराएं तब तक अपने आप को आप सुल्तान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कराया था क्योंकि ये बहुत कम ही दिन रहा, हो सकता है कि कराने से पहले मर गया। ये 1206 में शासक बना और 1210 में, यानी 4 साल में मर गया। उसके बाद तो वो अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था, ये अपने आप को क्या मलिक बोलता था, सुपे सलार बोलता था, यानी कि छोटा मोटा शासक अपने आप को कहता था, ठीक है। सुल्तान नहीं कहता था। हातिम कहता था। हातिम मतलब क्या होता है? लोगों को दान देने वाला। लोग देखते हो हातिम ताई, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, लोगों गरीबों को मदद करने वाला, लोगों को दान देने वाला। लाख बख्श इसको कहा गया। लाख बख्श कहा गया, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बख्श देता था, मतलब बहुत सारे लोगों को, लाखों लाखों लोगों को दान देता था, छोड़ देता था, बहुत ज़्यादा लोगों को मानता था। यानी कुल मिलाकर समझे तो ये बहुत अच्छा था। कुरान खा इसको बोला जाता है, यानी पूरी कुरान इसको याद थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरी कुरान याद थी, इसीलिए इसको कुरान खा कहा जाता था। समझ आ रहा है? इसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ये इसको याद रखना है कि इसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, जो यहाँ पे लिखा हुआ अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। इसके बारे में कहानी समझ लो। उसने अजमेर में घूमने गया, देखा वहाँ पे एक विद्यालय, टूटा फूटा विद्यालय था। उसको देखा, उसको क्या किया, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी मस्जिद इसको बना दिया जाए। तो ऑलरेडी बना हुआ था, उसको सिर्फ चेंज कर दिया गया मस्जिद में। 2-2.5 दिन लगा उसको मस्जिद में बना दिया गया, इसीलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इस मस्जिद को, अजमेर की जो मस्जिद है, उसको 2.5 दिन की झोपड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये 2.5 दिन में तो बन के तैयार हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था। देखो, इसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है। जैसे हम लोग पढ़े हुए लोग वैसे हम बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो विद्यालय नहीं था, वो मंदिर था, या संस्कृत विद्यालय था। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मंदिर भी होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हम पढ़े हैं, बस अपनी बता रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है कि मस्जिद, ये मंदिर था या संस्कृत विद्यालय था या कुछ भी था, तो सबकी अपनी अपनी मत है, सबकी अपनी तर्क है। जो एनसीईआरटी बुक वगैरह में जो लिखा है, उसी चीज़ को ये समझाया जा रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब उसने उस विद्यालय को या मंदिर को, जो भी था, उसको चेंज कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। उसी को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। ये कहाँ है? अजमेर में। अभी अजमेर कहाँ है? यहाँ पे मध्य प्रदेश क्षेत्र में अजमेर है, वहाँ पे है अजमेर, वहीं बनाया, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद क्या है। उसके बाद उसने यहाँ लिखा हुआ है कि उसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनाया, यानी कि भारत में एक मस्जिद बनवाया दिल्ली में। उस मस्जिद का नाम था कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, यानी कुतुबुद्दीन अपने ही नाम पर एक मस्जिद बनवाया, ठीक है, इस्लामिक मस्जिद, इसीलिए कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कहा गया उसको। दिल्ली में बनवाया। भारत की पहली मस्जिद थी जो उसने बनवाया था, या कोई भी मुस्लिम शासक आकर भारत बनवाया था। यानी भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया गया। समझ रहा है? इसके जो गुरु थे, गुरु का नाम था बख्तियार काकी। याद रखना, बख्तियार काकी और बख्तियार खिलजी में बहुत ही अंतर है। दोनों को स्पष्ट रूप से याद रखना है, क्योंकि बख्तियार खिलजी बहुत ही कमीना टाइप का था, वो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। वही खिलजी जो है ठूस ठूस के खा के क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया। खिलजी से याद रखना, खा के खत्म कर दिया। और काकी से याद रखना, काका। काका जो है, काका बाबा जो है अच्छे लोग होते हैं। यानी बख्तियार काकी जो थे, सूफी संत थे, गुरु थे, वो इस मारधार वाले में नहीं रहते थे। तो कम से कम खिलजी को काकी मत बना देना, ऐसे स्पष्ट रूप से दोनों को अलग रखना, ठीक है। बख्तियार काकी का मजार वगैरह दिल्ली में आपको मिल जाएगा, है ना। सूफी संत है, बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं, चादर वगैरह चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं उनको, ठीक है। तो इनसे बहुत सारी लोगों की फीलिंग जुड़ी हुई है, तो आप इसका इनका गलती से भी दोनों को मिक्स ना करें और मजाक ना बनाए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये गुरु किसके गुरु थे? बख्तियार काकी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 महान व्यक्ति रहते थे, जिन्होंने एक किताब लिखा जो काफ़ी फेमस हुआ, एग्जाम में खड़े खड़े उठा के पूछ देता है इन्हीं सबसे। एक का नाम था मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज कौन सा बुक लिखा? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी किसने लिखा? मिनहाज सिराज ने। यानी सिराज जो था उसने क्या किया? तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हसन निजामी। ताजुल नासिर नामक किताब लिखा। ताज उल नासिर नामक किताब किसने लिखा? तो ये कौन सा है? हसन निजामी। हसन यानी निजामी ने कौन सा बुक लिखा? ताज उल नासिर। और सिराज ने कौन सा लिखा? तो तबकात ए नासिरी।
याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों को आपको रट लेना है, समझ लेना है, नहीं समझ आ रहा होगा लिख कर याद कर देना किसी तरह। ये उठाकर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है। ये मिनाजुस सिराज का तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि तबकात नासिर किसने लिखा है, तो मिनाजुस सिराज ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ये तो कम से कम याद होना चाहिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। वो अपने ही नाम पर रखा था, लेकिन 2 ही मंजिल बनवा पाया था। लेकिन है कुतुब मीनार कितना, 5 मंजिल है। कितना है, 5 मंजिल कुतुब मीनार है। 2 मंजिल बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद मर गया। बाकी 3 मंजिल किसने बनवाया था, इसी का अगला शासक जो आएगा इल्तुतमिश ना, इसका चेलवा है, उसने बनवाया था, ठीक है। आगे पढ़ा जाएगा उसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार का कितना मंजिल निर्माण कराया, 2 मंजिल निर्माण करवाया। कहाँ है ये कुतुब मीनार, तो दिल्ली में है, दिल्ली के मेहरौली जगह है, वहाँ पर है ये कुतुब मीनार, याद रखिएगा, ठीक है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए मर गया चौगान। अब ये चौगान है क्या, देखो यूट्यूब में या मोबाइल वगैरह या टीवी में आप देखे होंगे, घोड़वा पर बढ़ जाता है लोग, एक हॉकी ले लेता है लोग, अभी भी होता है ये, और नीचे ऐसे पता ना क्या बॉल मारते रहता है लोग, ससुर पता ना क्या खेलता है लोग, यानी घोड़ा बैठ के हॉकी खेलता है लोग, उसी को बोलते हैं लोग चौगान, ठीक है। वह ससुर खेल रहा था, ये कौन खेल रहा था, ये पगला खेल रहा था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहा था, घोड़ा बैठ के ऐसे खेल रहा था। खेलने के चक्कर में गिर गया घोड़ा पर से, और जब गिरा नीचे, तो पीछे के जितना भी घोड़ा था उसको सब उसको हंसते खिंचारते उसको लतियाते चल गया लोग। अब कोनो मार दिया होगा, उसको गर्दन पर मार दिया होगा, सब मर गया होगा। छाती पर कोनो पैर रख दिया होगा घोड़ा, उतना भारी घोड़ा, ओकरा ऊपर कोनो आदमी बैठा होगा, वो पैर से दबा होगा तो बचेगा, ये मर गया, समझ रहा है। ये खत्म हो गया। कौन खत्म किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खत्म हो गया चौगान खेलते हुए। कहाँ पे, लाहौर में। लाहौर है क्या, यहाँ है लाहौर, याद रखना, ये लाहौर हो गया, ठीक है। यहीं पे मर गया। अब इसका मकबरा कहाँ बना, यही लाहौर में बना। इसने राजधानी कहाँ रखा था, लाहौर में रखा था। कहाँ चौगान खेल रहा था, तो यहीं पे खेल रहा था। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। इसीलिए मैं मैप से बताता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से समझ आ सके। अब इसके बाद अगला जो शासक बनता है, आराम शाह बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक कौन बनता है, आराम शाह। लेकिन ससुरा वो आराम करते करते मर जाता है। मतलब बेकार शासक था, अयोग्य था, सिर्फ आराम करता था, खाता था, सूतता था और टोन बढ़ाता था, ठीक है। पेट बढ़ा, तो आराम खाइएगा सूतिएगा तो पेट में ना बढ़ेगा जी। तो आराम से क्या करता था, सिर्फ आराम करता था। तो इल्तुतमिश जो था उसको देखा नहीं गया, वो क्या किया, बोला है बेकार, हटो तुम, हम शासक बनेंगे। तो इसको हटा के, आराम शाह को हटा के कौन बन गया, इल्तुतमिश जो है वो शासक बन गया। यानी कि एक्चुअली में देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आ रहा है, बीच में आराम से 1 साल के लिए आ रहा है, फिर पीट पाट के उसको हटा दे रहा है, इल्तुतमिश उसको हटा दे रहा है। अब इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक चल रहा है, 1211 से लेकर 1236 तक चल रहा है। देखो यहाँ बताया 1206 से 10 तक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, 10 से 11 1 साल रहा आराम शाह, और 11 से लेकर 36 तक इल्तुतमिश रहा। इल्तुतमिश बहुत सारा काम किया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लीजिएगा। लेकिन ये समझो कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्यों शासक बना, क्योंकि मोहम्मद गौरी का तो 3 गो गुलाम था। अभी जस्ट बताया था ना कि एयालदोज, कुबाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक, उसमें से मोहम्मद गौरी को ही क्यों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्यों शासक बनाया गया। और यहाँ पर आराम सा शासक था, लेकिन इसको हटा के इल्तुतमिश क्यों बन गया, कोई तो रीजन होगा ना जी। एक तो बोला कि अयोग्य था, लेकिन फिर भी ये हटा कैसे दिया, ये पता है कौन था, इसका भी गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। एकर गुलाम इल्तुतमिश था। एगो तो पगला खुदे गुलाम, और खुद गुलाम खुद रखा था एगो गुलाम, गजब था सही भी। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था गौरी का, और एगो अपनो गुलाम रखा था, यानी कि खुद सेवा करता था गौरी का, एकरो सेवा करने के लिए एगो चेला था। कितना बढ़िया व्यवस्था होगा। इल्तुतमिश भी एगो और रखा होगा चेला, यानी सब अपना अपना चेला रखा था लोग, समझ पा रहा है, सब अपना अपना चेला रखा था लोग, समझ रहे ना। उसकी तो ये जो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश क्या किया, इल्तुतमिश क्या किया कि ये किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, समझ रहे हो ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों बना शासक, ये चीज मैं बता रहा था। और ये इल्तुतमिश क्यों बना शासक, समझ पा रहे हो ना क्यों बना शासक। देखो बता रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी, बहुत ही बेहतरीन कहानी, उसको सुन लो। मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी ना, उसको क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक फंसा लिया था। अब मोहम्मद गौरी के पास कोई चारा था नहीं, मोहम्मद गौरी शादी कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक से अपनी बेटी का। अब जब शादी कर दिया तो जाहिर सी बात है उसका दामाद बन गया था, शासक किसी को में रहेगा ना। यही काम किया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी बड़ी दिमागी था, वो क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को पटा लिया, और खुद शासक बनने के लिए मतलब दावेदार हो गया, कहा कि हम शासक बनेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक बोला ई काम कीजिएगा, ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है कि हमारी बेटी को काहे पटा है। तब बोला इल्तुतमिश बोला, आप क्या किए थे, आप तो हुए किए थे ना, आप तो अपने मालिक की बेटी को पटा लिए थे, तो हम अपने मालिक की बेटी को पटा लिए। वो अपने मालिक की बेटी को पटाया, तो इसने भी अपने मालिक की बेटी को पटा लिया, समझ आ रहा है। दोनों ऐसे ही कांड किया, दोनों शासक बन गए। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। इल्तुतमिश को गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी जस्ट बताया ना जी,
क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही गुलाम था क्या कर, मोहम्मद गौरी का। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। समझ आ रहा है। इसने क्या किया, तराइन का तृतीय युद्ध किया। तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध याद रहना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध 1112 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी पहला युद्ध में हार गया, दूसरा युद्ध में जीत गया। तीसरा युद्ध किसके साथ हो रहा है, याल्दोज और इल्तुतमिश के साथ हो रहा है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक भले शासक बन गया, लेकिन याल्दोज और कुबाजा वो भी तो थे ना, वो क्या करते, बैठे थोड़े रहते। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, अब वो बोले कि हम तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, अब हम बनेंगे, इल्तुतमिश नहीं बने। इल्तुतमिश बोलेगा हाँ आप बनिएगा, हम इतना मेहनत से इसकी बेटी को पटाया है, आप बन जाइएगा शासक, कैसे बन जाइएगा, हमारा रहते बन जाइएगा। इल्तुतमिश बोला कि नहीं हम रहेंगे। तो दोनों के बीच में, याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ाई होती है। उस लड़ाई को कहा जाता है तराइन का तृतीय युद्ध। अब ये तराइन क्षेत्र है कहाँ, तराइन बार बार पढ़ते हो, पिछले क्लास में भी पढ़े थे लोग, तराइन तराइन है क्या। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे सोचते भी नहीं है। सोचो, ये सब चीज़ सोचनी चाहिए, कहाँ है तराइन, कहाँ है ये चीज़, लड़ाई हो रही है तो तराइन है कहाँ। तराइन एक हरियाणा का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा का एक जगह है, उसको कहा जाता है कुरुक्षेत्र। वहीं पे है एक जगह तराइन, वहीं पे लड़ाई होती है ना, उसी जिस क्षेत्र में जो लड़ाई होती है उसी नाम से फेमस हो जाता है। तो तराइन जो जगह है ना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, वहीं पे लड़ाई हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, तीनों युद्ध वहीं पे हुआ था। समझ आ रहा है, तीनों युद्ध वहीं पे हुआ। अब यहाँ देखेंगे इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। एक चीज़ क्या है, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था पीछे में कि सुल्तान को क्या होता है, सुल्तान को उपाधि कैसे मिलता है। आप जाइए खलीफा से रजिस्ट्री करा के आइए कि हम इस एरिया का शासक बनना चाहते हैं, आपको प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ बनना चाहते हैं, तो आप सुल्तान की उपाधि धारण कर सकते हैं। तो ये खलीफा से, मतलब खलीफा से अलाउ कराया था, यानी खलीफा से परमिशन लिया था। कौन, इल्तुतमिश। इसीलिए अपने आप को ये दिल्ली का सुल्तान का, यानी क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। समझ आ रहा है, पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाता है लोग, ऐसे मरने होने के बाद भी खुतबा पढ़ाया जाता है, किसी के नाम पर सवाब ववाब होता है, इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है ना। उसके बाद इसने वेतन के जगह पर, यानी अपने सैनिकों को वेतन के जगह पर भूमि देता था, जमीन दे देता था। जैसे मान लो किसी का भूमि वेतन हुआ 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया की जगह पर वो जमीन दे देता था, एक धूर या थोड़ी सी जमीन, जितना उस समय होता होगा जमीन दे देता था। पैसा नहीं देता था, जमीन देता था। उसको कहा जाता है इकता व्यवस्था, इकता व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जमीन वेतन के जगह पर भूमि देना क्या कहलाता था, इकता व्यवस्था कहलाता था। इस किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसने एक चालीसा दल बनवाया, यानी कि एक ग्रुप बनाया 40 लोगों का, उसको चालीसा दल बोला गया। उसमें 40 जो तुर्क सरदार थे, वो ये 40 गो सरदार थे, वो अब ये क्या करते थे, राजा इसलिए बनाया था ताकि उन 40 लोगों से एक राय मशवरा लेने के लिए बनाया था। राय मशवरा लेता था, कोई भी फैसला लेने से पहले उन 40 लोगों से राय मशवरा लेता था कि कैसे हम लोग का शासन करना है, क्या चीज़ करना है, सही है कि गलत है, इन सब चीज़ों के लिए, यानी राय मशवरा के लिए एक ग्रुप बनवाया जिसको बोला गया चालीसा दल। इसमें 40 मेंबर थे। समझ रहा है। उसके बाद इसने राजधानी कहाँ बनवाया, दिल्ली। यानी कि याद रखना, इल्तुतमिश जब आया तो लाहौर से दिल्ली ला दिया राजधानी, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसकी राजधानी कहाँ थी, दिल्ली में, ये लाहौर में थी। समझ पा रहे हो ना, बना दिया। अब ये इल्तुतमिश और क्या कर रहा है, चांदी का सिक्का चलवा रहा है और तंबा का सिक्का चलवा रहा है। चांदी के सिक्का को टका बोला जाता है और तंबा के सिक्का को जीतल बोला जाता है। चांदी के सिक्का क्या बोलते हैं, टका। याद रखना, टका जो है, आज टका जो है कहाँ की सिक्का है, टका जो है क्या बोलते हैं, ढाका, यानी बांग्लादेश की सिक्का है। ठीक है, टका। लेकिन ये टका नाम किसने दिया था, चांदी के सिक्का का नाम था, किसने रखा था, इल्तुतमिश ने। और तांबा के सिक्का का नाम क्या रखा था, जीतल। ठीक है, तांबा का नाम क्या रखा था, जीतल नाम रखा था। इस्लामिक मकबरा बनवाया, यानी कि इस्लामिक पद्धति के अनुसार पहला बार मकबरा बनाने वाला ये इल्तुतमिश था, जिसने गुंबद वगैरह बनाना शुरू किया, मकबरा बनवाना शुरू किया शुद्ध इस्लामिक पद्धति के अनुसार। यानी शुद्ध इस्लामिक पद्धति के अनुसार किसने मकबरा बनाने की शुरुआत की, इल्तुतमिश ने शुरू किया। याद रखना। ठीक है, न्याय के लिए इसने लाल वस्त्र का शुरू किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि न्याय के लिए लाल वस्त्र शुरू किया। ठीक है, तो यानी कि क्या है ये, उसने एक नियम बनाया था कि किसी को अगर न्याय नहीं मिल रहा, उसको लग रहा है कि उसके क्षेत्र के जो काजी है, यानी उस क्षेत्र के जो न्याय करने वाले हैं शासक, वो अगर उसको न्याय नहीं दिए हैं, तो एक मात्र तरीका है, आप जुम्मा के दिन मस्जिद के बाहर लाल वस्त्र पहन के खड़े हो जाइए, आपको देखा जाएगा, लोग आपकी न्याय खुद कर देंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है और अपना फरियाद सुनाइए, लोग वहाँ का फैसला ले लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। यानी कि न्याय के लिए लाल वस्त्र पहन के चल जाइए, मस्जिद के सामने न्याय मिल जाएगी। मांग बंग बरनी एक नाम का व्यक्ति था। ठीक है, जिलाउद्दीन मांग बरनी नाम था पूरा। वो ससुरा क्या किया कि भाग रहा था कहीं और से, भागते भागते क्या किया, ये इल्तुतमिश के दरबार में एरिया में आ गया।
इसको पीछा कौन कर रहा था? तो चंगेज खान पीछा कर रहा था। और उस समय में चंगेज खान बहुत ही खतरनाक शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था। जिस एरिया में जाता था उस समय उस एरिया को तहस नहस कर देता था। तो जैनुद्दीन मांगबरनी जो है ना, भाग के आया इल्तुतमिश के दरबार में और कहा महाराज हमको बचा लीजिए, सुल्तान हमको बचा लीजिए। तो पूछा ठीक है आओ बैठो बैठो, आओ बैठो, क्या काम है, क्या दिक्कत है? अरे बैठा लिया। पूछा कि काहे के लिए इतना परेशान होकर भाग के आ रहे हो? कहा बैठ गया कुर्सी पर। तो बोला कि महाराज हम भाग के जान बचा के आ रहे थे। किससे जान बचा के आ रहा है? तो चंगेज खां हमको पीछे कर रहा है। जैसे चंगेज खां का नाम सुनता है इल्तुतमिश, बैठे कुर्सी पर उसको उठा देता, उठ उठ जल्दी उठ जल्दी उठ, भाग भाग तेजी से भाग यहाँ से। कह रहा काहे महाराज, बात तोरा चलते हम का चंगेज खां से लड़ने जाए? चंगेज खां इतना खतरनाक, इतना हरामी टाइप का है, वो हमारे एरिया में आएगा तो हमको मार के खत्म कर देगा। इल्तुतमिश का किया, फट से उसको उठाया जैनुद्दीन मांगबरनी को, अब भगा दिया कि भाग भाग तेजी में भाग। और जब चंगेज खां अपने सैनिक को भेजा कि सुने हैं कि आपके एरिया में हमारा आदमी भाग के गया है, उसको हम पकड़ रहे हैं। ना ना महाराज वो तो चल गया, वो तो भाग गया, ससुर आया तो पीट पाट के भगा दिए, नहीं हमारे एरिया में नहीं है। और मालूम रहता कि आप पकड़ने वाले उसको, तो हम ये पकड़ के उसको दे देते, काहे टेंशन ले रहे हैं? तो चंगेज खां इसके एरिया में नहीं आया, ये बच गया, उधरे से उधरे चंगेज खां चला गया। समझ रहा है? तो ये इल्तुतमिश और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बारे पढ़ लिया। अगला जो शासक आएगा इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आएगी। कौन क्यों आएगी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश जो है ना, ये क्या किया था, अपने मरने से पहले ही अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बना दिया था। लेकिन चट्टा ये 40 दल जो बने ना, 40 दल, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। ये रजिया सुल्तान को नहीं बनने देंगे शासक, क्योंकि रजिया सुल्तान महिला थी और ये मुस्लिम शासक, ये 40 दल इसने चोट्टा थे, ये बोल रहे थे कि मुस्लिम शासन करेंगे, हम बैठ के उसके अंडर में काम करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ कुछ हैं लोग, कुछ कुछ बहुत कुपातर टाइप के लोग हैं, आज भी है ऐसा नहीं। ये तो इतिहास पढ़ रहे लोग, बहुत पुरानी चीज़ें जो अभी भी प्रेजेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा रोकते हैं, उनको पूरी तरह से इक्वल नहीं मानते हैं। उस मानसिकता के लोग हैं जो बहुत ही खत्म मानसिकता है। खैर उसके बारे में नहीं पढ़ना, धीरे धीरे समझ आएगा, बताएंगे। आज हम लोग ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिए लो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले नेक्स्ट जो क्लास आएगा तो गुलाम वंश को खत्म कर लिया जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो करके पढ़ना है, बेहतर तरीके से समझना है। यहाँ में कहीं भी दिक्कत आपको लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट कर पूछिए, और वीडियो बेहतर लग रहा हो तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। नहीं लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कोशिश कीजिए, फिर से देखिए, समझ आएगा। और मेरे चैनल समझ नहीं आ रहा तो कहीं और से देखिए, कहीं से भी देखिए, लेकिन पढ़ते रहिए और बच्चों को पढ़ाते रहिए और खुद नॉलेज लेते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। फिर दूसरे किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।